वेलकम डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम और आप देखने जा रहे हैं मॉन्स्टर सीरीज का पार्ट 11। अगर आपने पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो क्या कर रहे हैं भाई लोग, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए, तभी आपको स्टोरी का मजा आएगा पूरा। तो आपको याद होगा कि पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि ली ने बॉबी को कैमरे पर देख लिया था कि वो जिना का जिक्र कर रहा है। तो ली ने क्या किया, तुरंत जिना को वार्न कर दिया कि जान बचाकर वहाँ से भागो, वहाँ पर मौत है। एंड पार्ट 11 की शुरुआत में जिना एंड्रयू को भी बता देती है कि भाई यहाँ हमारी जान को खतरा है। वो तुरंत दोस्तों कमरे का दरवाजा लॉक कर लेते हैं। एंड्रयू वहाँ पर एक खिड़की देखता है, बाहर डॉक्टर दरवाजा पीटने लगता है, पर दरवाजा लॉक देखकर वो स्पेयर की से उसको खोल देता है, पर कमरे में कोई नहीं होता। डॉक्टर अब गेट के गार्ड्स को अलर्ट करने के लिए कहता है, और तब तक ये लोग गेट का सिक्योरिटी चेक क्लियर करके निकल जाते हैं। तब जाकर गार्ड्स को इंस्ट्रक्शन मिलता है कि उन्हें मत छोड़ना, पर वो तो जा चुके थे दोस्तों। यहाँ जीना चैन की सांस लेती है कि चलो अच्छा हुआ बच गए। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर उनका पीछा करने की सोचता है, लेकिन लगता है एंड्रयू ने उसकी कार का टायर पंचर कर दिया था। वो दूसरी कार लेने के लिए कहता है, और यहाँ रास्ते में इनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो वो पेट्रोल स्टेशन में जाते हैं। तब वो डिक्की खोलते हैं तो अंदर वो विटनेस होता है, मतलब इन्होंने उसको बचा लिया था। वेरी गुड। वो कहते हैं मुझे बाथरूम जाना है प्लीज, और तुरंत वो बाथरूम की ओर भागता है दोस्तों। इसी बीच वहाँ पर बॉबी आ जाता है और फोन पर डॉक्टर पर चिल्लाता है कि तुमने उसको जाने कैसे दिया, और वो लोग किस रास्ते से गए हैं, मैं उसी रोड पर हूँ, जल्दी बताओ। इस तरह दोस्तों वो जोर से बातें कर रहा होता है कि तभी विटनेस बाथरूम से बाहर निकलता है। बॉबी उसको देख लेता है और फोन पर कहता है कि फिक्र मत करो, मैंने उसको देख लिया है। विटनेस यहाँ से डर कर भागता है और एक गाड़ी के नीचे आकर वहीं पर मर जाता है। और अब बॉबी जिना और एंड्रयू को भी नहीं छोड़ता और कहता है कि तुम लोग इसके लॉयर्स हो ना, तुमसे भी मुझे पूछताछ करनी है। एंड्रयू कहता है देखिए मुझे कॉल करना है अभी। बॉबी हंस देता है कि वाह, तुम जिसे चाहो कॉल कर लो बेटा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर दोस्तों जब एंड्रयू जेजे का नाम लेकर बात करता है तो बॉबी चौंक जाता है कि तुम्हें जेजे ने भेजा था। अब अगली सीन में बॉबी, नाथन, जेजे और उसका बॉडीगार्ड बैठे होते हैं। बॉबी जेजे से पूछता है कि तुमने उन दोनों को हॉस्पिटल क्यों भेजा, बताओ ऐसा क्या था जो तुम विटनेस से जानना चाहते थे। जेजे कहता है कि असल में मुझे तुम पर शक है। उस विटनेस ने केन्या के पति को डोडो ग्रुप के लैब में हो रहे लीकेज और T9 के खतरों के बारे में बहुत कुछ बताया था, जिसे केन्या के पति ने अपने फोन पर रिकॉर्ड किया था। मुझे ये जानना है कि फिलहाल वो मोबाइल कहाँ पर है। बॉबी दोस्तों चौंक जाता है कि इसे कैसे पता चला उस मोबाइल के बारे में जिसे मैंने अपने सीक्रेट सेफ में रखा हुआ है। जेजे बताता है कि जब मेरे एजेंट्स उस मोबाइल का पता लगाने में लगे हुए थे तो उन्हें पता चला कि उस विटनेस को जान से मारने की तुम कोशिश कर रहे हो, इसलिए मुझे तुम पर शक हो गया और मैंने उन दोनों को तुम्हारी असलियत का पता लगाने के लिए भेजा था। बॉबी की दोस्तों यहाँ पर बोलती बंद हो जाती है। फिर वो नाथन से कहता है कि मैंने ये सब आपकी भलाई के लिए किया था। एंड फिर वो जेजे पर भड़क जाता है कि तुमने मेरे काम में दखल देने का सोचा भी कैसे, तुम्हें कोई हक नहीं है इसका। कहकर वो गुस्से में अपने दांत पीसकर बाथरूम चला जाता है दोस्तों। नाथन कहता है तुम बॉबी पर शक मत करो, वो कई सालों से मेरे साथ काम कर रहा है। एंड दोस्तों तब जेजे अपने बॉडीगार्ड को एक नजर देखता है और वो इशारा समझकर उठकर बाथरूम जाता है और बॉबी को घूरने लगता है। फिर क्या था, उसको देखकर बॉबी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बॉडीगार्ड उसकी ऐसी धुलाई करता है कि क्या बताएं, और कहता है मैंने पहले क्रिमिनल स्क्वाड में काम किया है बेटा, और मैं तुम जैसे हजारों गैंगस्टर्स को ठिकाने लगाने में माहिर हूँ समझे। अगर आइंदा जेजे के सामने एक भी शब्द कहा तो वहीं पर खत्म कर दूंगा। दूसरी ओर एंड्रयू और जिना कैफे में बैठे होते हैं। तब ली कॉल करता है और पूछता है तुम ठीक तो हो ना। जिना कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, वैसे तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है। ली कहता है वो कुछ नहीं है, तुमने मुझसे उधार लिया है ना, और अगर तुम वो उधार दिए बिना ही वापस ऊपर चली गई स्वर्ग में तो फिर मेरे पैसे कौन लौटाएगा। दोस्तों जिना भी कहती है चुपचाप फोन रख ले, और कॉल काट देती है। एंड्रयू पूछता है एक बात बताओ, क्या तुम्हें ली ने बताया था कि हॉस्पिटल में तुम्हारी जान को खतरा है। जिना कहती है हाँ। एंड्रयू को दोस्तों यहाँ पर शक हो जाता है कि ली को कैसे पता चला होगा। एंड जब वो जेजे को ये बात बताता है तो वो भी चौंक जाता है कि ली को कैसे पता चला। पर तब उसे बॉबी की याद आ जाती है कि कोई उसके ऑफिस में घुसा और उसके आदमियों ने उस आदमी के पेट में चाकू घोंप दिया था। कहीं वो ली तो नहीं था, और अगर वो ली था तो वो बॉबी की जासूसी क्यों कर रहा था। तब दोस्तों वो एंड्रयू से कहता है कि कल तुम ऑफिस में जाकर चेक करो कि ली के शरीर में कहीं कोई घाव है या नहीं। दूसरी ओर दोस्तों जिना बहुत ही दुखी होती है, क्योंकि वो जान गई है कि केन्या की बात बिल्कुल सच थी, पर वो केन्या की मदद नहीं कर पा रही है। अगर वो केन्या का साथ देगी तो डोडो ग्रुप के खिलाफ जाना पड़ेगा उसे, और फिर उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, जो कि वो नहीं चाहती। कितनी मुश्किलों के बाद तो उसे नौकरी मिली है, इसलिए वो खोना नहीं चाहती उसे। तो वो केन्या के फोन पर विटनेस का जो कॉल आया था ना, उसे डिलीट करके केन्या को उसका फोन लौटा देती है और कहती है कि ये नीचे पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा लौटा दूं तुमको। दोस्तों जिना ली को कॉल करती है कि मेरा जी अच्छा नहीं है, प्लीज मुझे ड्रिंक खरीद कर दो ना। ली भी उसको एक बार में ले जाकर ड्रिंक खरीद कर देता है। जिना दोस्तों यहाँ पर बहुत इमोशनल होकर कहती है कि हम लाइफ में कभी सच का साथ नहीं दे सकते क्या, सच कहना इतना महंगा क्यों साबित होता है। लेकिन तो कुछ समझ में नहीं आता कि ये किस चीज के बारे में बात कर रही है। वो जिना को शांत कराना चाहता है, लेकिन जिना तो नशे में होती है और ली के कंधे पर सर रख लेती है। ली उसे घर छोड़ने के लिए उसे लेकर निकल रहा होता है कि तब वहाँ पर एंड्रयू आता है। वो कहता है कि जिना को मैं ले जाऊंगा।
ली कहता है इसे ड्रिंक मैंने पिलाया था, घर भी मैं ही छोड़ूंगा, समझे। फिर क्या था दोस्तों, दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच वो जिना को छोड़ देते हैं और बेचारी नीचे गिर जाती है। एंड वक्त पर जिना का फ्रेंड जो कि पुलिस में है वो आता है और दोनों को खूब डांट लगाता है कि अच्छा हुआ जिना ने मुझे मैसेज किया था, वरना तुम लोग तो उसको यही मरने के लिए छोड़ देते। कहकर दोस्तों वो जिना को लेकर जाता है। अब एंड्रयू ली से पूछता है कि चलो थोड़ी ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करते हैं? मैं तुम्हारे साथ क्यों ड्रिंक करने लग गया भाई। ये कहकर नी निकल ही रहा होता है कि एंड्रयू उसका हाथ पकड़ लेता है और तभी ली का घाव दुखने लगता है और वो पेट पर हाथ रखकर कहता है कि छोड़ो, मुझे जाना है। बस दोस्तों यहीं पर एंड्रयू को ली पर शक हो जाता है कि ली ही वो आदमी है जो बॉबी के ऑफिस में घुसा था। अब ली की टीम का एक लड़का जिसका नाम ग्रे है वो ली से पूछता है क्या तुम और रोशी डेटिंग कर रहे हो। ली कहता अरे पागल है क्या, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। वैसे ये सब कुछ पूछ क्यों रहे हो तुम, कहीं तुम्हारी नजर रोशी पर तो नहीं है। वो शर्मा कर कहता है हाँ मैं रोशी से प्यार करने लगा हूँ। ली कहता है शाबाश, तुम फिक्र मत करो, मैं लवर्स को मिलाने के मामले में बिल्कुल एक्सपर्ट हूँ और मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अचानक दोस्तों शेरिल आकर ली के ऊपर कॉफी गिरा देती है। फिर उसे साफ करने के बहाने ली का शर्ट उतार कर देख लेती है कि ली के पेट में बैंडेज बंधा हुआ है। असल में उसने जानबूझकर ऐसा किया था क्योंकि दोस्तों एंड्रयू ने उसे भेजा था यही चेक करने के लिए कि ली के पेट में चेक करो कि वहाँ पर कोई घाव है या फिर नहीं। वो वैसे भी श्योर था लेकिन और श्योर करना चाहता था। तब दोस्तों वो एंड्रयू को बता देती है कि हाँ उसके पेट में चोट है। एंड वो तुरंत जेजे को कॉल कर देता है कि बॉबी के ऑफिस में जो घुसा था वो ली ही था 100%। दूसरी ओर जेजे के बॉडीगार्ड ने भी ली के बारे में पूछताछ की थी जिसमें उसे पता चला था कि ली बॉबी के क्लब में बारटेंडर का काम कर रहा है, शायद ये उसका कोई सीक्रेट मिशन है। बॉडीगार्ड तो दोस्तों ये भी कहता है कि सर ली बहुत ही अक्लमंद लगता है, हमें उसे अपने गैंग में शामिल कर लेना चाहिए, क्या लगता है आपको, बहुत फायदा होगा हमें। पर जेजे कहता है कि देखो बहुत ज्यादा अक्लमंद लोगों को हमेशा अपने से दूर रखना ही बेहतर है। वैसे ये जरूर पता लगाना पड़ेगा कि वो बॉबी की जासूसी कर क्यों रहा है। यहाँ से दोस्तों नेल को दिखाते हैं जो किमी को बताता है बेटा तुम्हारे खिलाफ जो अपोजिशन का आदमी खड़ा हो रहा है वो बहुत पावरफुल लगता है, पर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है इसलिए हम उसको पैसे देकर आसानी से खरीद पाएंगे। पर किमी कहती है पापा ये तो गलत बात है ना। नेल हंसता है कि पॉलिटिक्स में कुछ भी गलत नहीं होता बेटा, और पॉलिटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका तो पैसा ही निभाता है। अब दोस्तों वो उस अपोजिशन कैंडिडेट को घर पर बुलाता है और कहता है मैंने सुना है आप पर बहुत ज्यादा कर्ज है, क्या बात है, ऐसा क्यों किया आपने? अगर आप अपना नॉमिनेशन वापस लेकर मेरी बेटी को सपोर्ट करेंगे तो समझिए आपका कर्ज कुछ है ही नहीं, मैं आपको इतनी बड़ी रकम दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। पर दोस्तों वो एक नेक इंसान मालूम होता है और कहता है मुझे आप पैसों से खरीद नहीं सकते, याद रखना। लेकिन जब नेल रकम बताता है तो बस उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, उसकी नेकी खत्म। दोस्तों नेल कहता है थोड़ा टाइम लेकर जरा सोच कर बताइए। पैनी भी दोस्तों वहाँ पर होती है और वो सारी चीजें सुन रही थी। एंड जब वो ली को ये सारी चीजें बताती है ना तो वो शॉक हो जाता है कि नील के पास इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई। अब पैनी पूछती है ये तुम बन ठन कर कहाँ जा रहे हो? ली कहता है काम पे जा रहा हूँ। और कहाँ? पैनी पूछती है काम पे? तुम्हें उस क्लब में नौकरी मिली कैसे? ली कहता है सब रोशी का कमाल है, मैंने उसे अंडरस्टिमेट किया था पर वो तो बहुत ही काबिल और हिम्मत वाली निकली। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब रोशी उस क्लब में काम कर रही थी तो एक क्लाइंट ने दूसरी लड़की को टॉर्चर किया था और कहा था कि कहाँ है बॉबी, बुलाओ उसे। रोशी ने उससे कहा कि चुपचाप उस लड़की को जाने दो। क्लाइंट कहता है कि ठीक है इसे छोड़ देता हूँ पर तुम्हारा बुरा हाल करने वाला हूँ मैं। पर दोस्तों इससे पहले कि वो आगे बढ़े रोशी ने उसे उठाकर जमीन पर पटका और उसे गला दबाते हुए कहा कि आइंदा किसी लड़की पर हाथ मत उठाना वरना हाथ तोड़ दूंगी। बस दोस्तों उसे उस समय देखकर बॉबी बिल्कुल इम्प्रेस हो गया था। उसने रोशी को अकेले में बुलाकर उसकी हिम्मत और फाइटिंग की खूब तारीफ की थी। वो रोशी से पूछता है कि तुम्हें और क्या क्या आता है। रोशी उसे कई बातें बताती है। उसे ली की बात भी याद आती है कि तुम बॉबी को ये बताना कि तुम्हें मसाज करना भी आता है। बस दोस्तों रोशी भी बॉबी से कह देती है कि हाँ मैं मसाज बहुत बढ़िया करती हूँ। बॉबी कहता है ये तो बड़ी अच्छी बात है, वैसे मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है तो मेरा मसाज कर दो ना। और दोस्तों अब उसी मसाज के लिए ली तैयार हो रहा है। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि ली क्लब में पहुंच चुका है जहां रोशी भी है। ली कहता है कि सावधान रहना कहीं वो तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। रोशी कहती है कि अगर वो ऐसा कुछ करेगा तो बस उसकी जिंदगी का वो आखिरी पल होगा, समझ लो। ली कहता है कि अरे हाँ मैं भी किसकी फिक्र कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में फिक्र करनी नहीं चाहिए, उल्टा मुझे तो बॉबी की फिक्र करनी चाहिए कि पता नहीं तुम उसका क्या हाल करोगी। जरा संभल कर मसाज करना बेचारे का, उसका हाथ पैर मत तोड़ देना, ऑल द बेस्ट कहकर दोस्तों वो रोशी को अंदर भेज देता है। रोशी भी बॉबी का मसाज शुरू करती है और पूछती है कि मसाज के टाइम पर ड्रिंक करेंगे तो आराम मिलेगा आपको। वो भी हाँ कर देता है और ड्रिंक्स लेकर आता है ली। ग्लास में कोई पाउडर डालकर वो ड्रिंक सर्व करता है जिसे बॉबी पी जाता है। दोस्तों कुछ देर में हो जाता है वो फ्लैट। तब ली एक इंजेक्शन निकालता है और रोशी को बताता है कि ये टूथ सीरम है,
असल में जब मैं माइकल के पास फंस गया था तो उसने मुझे यही लगाया था। इस इंजेक्शन से नींद में भी आदमी सच उगल देता है। लेकिन दोस्तों तभी बॉबी के आदमी दरवाजा नॉक करते हैं कि बॉस आपसे मिलने के लिए कोई आया है, जल्दी आइए। ली रोशी को इंजेक्शन देकर कहता है कि बॉबी को तुम इंजेक्शन लगाओ, इन गधों को मैं संभाल लूंगा। कहकर वो बाहर आता है और उनसे कहता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या, बॉस इस वक्त रासलीला में बिजी है, उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। गुंडे भी दोस्तों शर्माने लगते हैं कि ये बॉस भी ना हमेशा लगता है रासलीला में ही लगे रहेंगे। इसी बीच जेजे को दिखाते हैं जो एसपीडी टीम के 2 मेंबर्स को लेकर इसी बिल्डिंग में आ जाता है। उनमें से एक ग्रे भी होता है दोस्तों, जिसने रोशी को प्रपोज करने में ली की मदद मांगी थी, याद है ना आपको। यहाँ बॉबी बेहोश हो चुका था तो ये दोनों उसके गले से वो हार्ड डिस्क निकालकर उसे कॉपी करने लग जाते हैं। फिर उसके फिंगरप्रिंट्स को यूज करके सेफ भी खोल देते हैं और बॉबी को दूसरी तरफ धक्का दे देते हैं। लॉकर में होता है ढेर सारा सोना, डॉक्यूमेंट्स, काले धन का हिसाब किताब वगैरह वगैरह। वहाँ पर एक मोबाइल भी होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके पीछे एक फैमिली फोटो होती है। आपने पहचान लिया होगा इस फोटो में कौन है, पर ली इसकी इम्पोर्टेंस नहीं जानता और उसे वहीं फेंक देता है। दोस्तों वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह की फोटो ले लेते हैं। जेजे बाहर बैठा होता है तो उसका गार्ड बताता है कि ली यहीं पर है, हम उसे अभी पकड़ सकते हैं। लेकिन जेजे कहता है कि उसे पकड़ने के बजाय हमें ये जानना है कि वो असल में किसके लिए ये सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, हमें उसका असली मकसद भी पता चलना चाहिए। तो अब ली बॉबी से उसके स्विस बैंक की सारी डिटेल्स ले लेता है, जहाँ उसने सारा काला धन डिपॉजिट करके रखा हुआ है। एंड जब काम खत्म हो जाता है तो रोशी कहती है कि मुझ पर अटैक करो वरना इन लोगों को हम पर शक होगा। अगले सीन में रोशी घायल हालत में बॉबी के असिस्टेंट के पास आती है और कहती है बॉबी ने मुझे बहुत मारा, मुझे पता नहीं वो इस तरह का जानवर था और मैं यहाँ पर कभी काम नहीं करूंगी। ली भी दोस्तों अपने हिस्से की एक्टिंग करता है कि मुझे भी नहीं पता था कि बॉबी इतना घटिया आदमी है जो एक औरत को इतना टॉर्चर कर सकता है, वो सोचिए किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है, मैं यहाँ काम नहीं करूंगा। इस तरह भरपूर परफॉर्मेंस देकर दोनों वहां से बच निकलते हैं दोस्तों। एंड जब बॉबी को होश आता है उसके कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या हुआ था। उसका एक आदमी कहता है कि बॉस नशे में आपने उस लड़की के साथ बहुत ही बुरा किया था, वो बेचारी काम छोड़कर चली गई। बॉबी दंग रह जाता है कि मैंने ऐसा क्या किया। अचानक वो अपने गले की माला को चेक करता है, पेन ड्राइव वहीं होता है वैसे। फिर वो लॉकर को भी चेक करता है तो सब पैसा वैसा का वैसा होता है। तब जाकर उसे चैन आता है कि चलो सब कुछ सेफ है। यहाँ जेजे ली की गाड़ी को फॉलो कर रहा होता है, पर ली पहले से जान चुका था कि जेजे उसे फॉलो कर रहा है। असल में दोस्तों जो ये ग्रे है ना, जो जेजे के साथ आया था, उसने ली को मैसेज किया था कि जेजे तुम्हारा पीछा करने वाला है। तो अब ली अपनी गाड़ी को सीधे जेजे के घर की ओर लेकर जाता है। जेजे हैरान है कि ये मेरे घर में क्यों जा रहा है। घर के पास जाकर ली जेजे को कॉल करता है तो जेजे भी वहां पहुंचकर कहता है कि मुझे कॉल क्यों किया तुमने, और वो भी मेरे घर में आकर। ली कहता है मुझे आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। बॉबी के पास जो काला धन है ना, उन सबकी डिटेल्स इस पेन ड्राइव में है और उसमें नाथन का काला धन भी शामिल है। जेजे पूछता है वो सब कुछ तो ठीक है, पर ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो, तुम तो मोजो को लिए काम करते हो। ली कहता है कि जब मैं बॉबी की जासूसी कर रहा था तो मुझे डोडो ग्रुप के बारे में भी कई बातें पता चली। ये डिटेल्स इतनी सेंसिटिव है कि शायद मोजो इसे ठीक से हैंडल ना कर पाए, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। आप तो डायरेक्टर हैं, इस कंपनी का भला बुरा अच्छे से जानते हैं और आपके लिए मेरी वफादारी को साबित करने का इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा मुझे, इसलिए मैंने इसे आपको सौंपने का फैसला किया। ली ईमानदारी का इतना बड़ा ड्रामा करेगा दोस्तों, ये तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। जेजे की तो धड़कन ही रुक जाती है कि ये लड़का तो मेरी कितनी इज्जत करता है और मैं तो यूं ही इस पर शक कर बैठा। वो सारी इन्फॉर्मेशन लेकर ली को अपने घर के अंदर लेकर जाता है और उसे कीमती वॉच भी गिफ्ट करता है। दूसरी ओर दोस्तों ली ने ग्रे की मदद करने का प्रॉमिस तो किया था, तो वो उसे एक बार में बुला देता है जहाँ रोशी होती है। ग्रे रोशी को अपने दिल की बात बताना चाहता है लेकिन बहुत पी लेता है और उसी पर गिर जाता है। रोशी फिर उसे उठाकर बाहर लेकर आती है और खूब डांटती है कि तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है उतना पिया करो, समझे। पर वो रोशी की तारीफ करता है कि तुम कितनी स्ट्रांग हो, मुझको उठा लिया तुमने। यहाँ से चेयरमैन को दिखाते हैं जो अपने परिवार के साथ डिनर कर रहा है। चेयरमैन की वाइफ ना पता नहीं क्यों इतनी परेशान है। नाथन पूछता है कि माँ आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? उसकी माँ डायरेक्टली अपने पति से पूछ लेती कि सच बताइए, आपकी टेबल पर शैलोमी की फोटोज और आईडी क्या कर रही है? क्या आप अभी भी उसके ख्यालों में खोए हुए हैं? मैंने सुना है कि आपका एक नाजायज बेटा भी है। चेयरमैन कहता है हाँ है, तो उसमें क्या है, तुम्ही ने तो शैलोमी को यहाँ से धक्के देकर निकाल दिया था और ये सारी चीजें तुम्हारी वजह से हुई है। ये सुनकर तो सिंडी और नाथन चौंक जाते हैं कि हमारे पापा का अफेयर भी है और उसका दूसरा बेटा भी है। तब चेयरमैन की वाइफ कहती है कि जब से मैंने आपसे शादी की है ना, तब से मैं अकेलेपन में जी रही हूँ, पता है आपको? क्या आपने मेरे और मेरे बच्चों के साथ कभी ठीक से 2 पल बिताए हैं? जवाब में चेयरमैन चिल्लाता है कि लाइफ में तुमसे शादी करके मैंने सबसे बड़ी गलती की। ये कहकर दोस्तों वो चला जाता है। अब पीए उसके ऑफिस में जाकर कहता है कि ये आपने क्या कह दिया सर, मैडम नहीं होती तो आपका परिवार नहीं होता।
चेयरमैन कहता है देखो मैं रोज के इन तानों से तंग आ चुका हूँ, मुझे अपने बेटे को ढूंढना है बस। वो नाजायज ही सही पर है तो मेरा बेटा, तुम जल्दी उसका पता लगाओ। अब पीए मोजो से मिलता है और पूछता है कि चेयरमैन के बेटे के बारे में तुम्हारी पूछताछ कहाँ तक पहुंची है, कुछ पता चला है क्या? मोजो बताता है कि मैंने अमेरिका में अपने आदमियों के जरिए उसका पता लगाने की कोशिश की है पर वहाँ उसके सारे रिकॉर्ड्स डिलीट किए जा चुके हैं, इसलिए मैं अपनी दूसरी टीम को वहाँ भेजकर फिर से इन्वेस्टिगेट करवाऊंगा, देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ, इसके बदले में आपको मेरी मदद करनी होगी। डोडो ग्रुप में मेरी कोई इज्जत नहीं करता, सब जेजे के कहने से चलता है, इसलिए मुझे ऐसी पोजीशन चाहिए जिससे मैं चेयरमैन के करीब आ जाऊं, उनका विश्वास जीत पाऊं। आप मुझे बस अपना असिस्टेंट बना लीजिए। दूसरी ओर दोस्तों, जिना और एंड्रयू उसी हॉस्पिटल में वॉलंटियर का काम कर रहे होते हैं। तब पुलिस आकर केन्या को अरेस्ट कर लेती है। वो कहते हैं कि T9 लीकेज में तुम्हारा भी हाथ है। एंड अब वो चौंक जाती है कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो उसके खिलाफ लड़ रही हूँ। नहीं 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 दोस्तों, यहाँ साफ पता चलता है कि ये भी नाथन की एक साजिश है केन्या को फंसाने की। जिना उनको पूछती है कि ऐसे कैसे आप इनको अरेस्ट कर पाएंगे, अरेस्ट वारंट है क्या? पुलिस वारंट दिखाती है तो जिना भी कुछ नहीं कर पाती। वो केन्या से कहती है ठीक है आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी लॉयर लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाऊंगी। पर दोस्तों एंड्रयू उसको रोक लेता है कि अगर सोचो तुमने डोडो ग्रुप के खिलाफ कुछ किया तो नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। जिना एकदम बेबस होकर रोने लग जाती है कि मैं कहाँ फंस गई। पर केन्या की अरेस्ट की खबर सुनकर नाथन बड़ा खुश होता है भाई। और जब जेजे अपने ऑफिस आता है तो एंड्रयू आराम से वहाँ पर बैठा होता है। वो जेजे से कहता है कि अब तो हमारे पास नाथन के खिलाफ काफी एविडेंस है, फिर उसे हटाकर मुझे उसकी जगह पर बैठाने की देरी किस बात की है? जेजे कहता है कि अरे सब्र करो, अब की बार नाथन को ऐसा मारेंगे कि वो कभी उठ नहीं पाएगा, फिर तुम अपने पिता के लाडले बन जाओगे। टीवी पर दोस्तों केन्या के अरेस्ट की खबरें आ रही होती है। उसमें केन्या को देखकर ली तुरंत रियलाइज करता है कि बॉबी के सेफ में उसने जो मोबाइल देखा था उस पर इसकी फोटो लगी हुई थी। वो सोच में पड़ जाता है कि केन्या का मोबाइल बॉबी के पास कैसे आया और उसे वो लॉकर में क्यों रखता है, क्या बात है, जरूर उस फोन में कोई राज है। दोस्तों राज तो है लेकिन ये बात अभी तक ली को नहीं पता थी और ली ने एक अच्छा मौका गवा दिया क्योंकि उसने लॉकर खोला भी था, उसमें मोबाइल भी देखा था। अगर वो मोबाइल ले लेता तो सारा राज उसी वक्त खुल जाता, पर अगर वो मोबाइल उठा लाता तो फिर ली फंस भी जाता क्योंकि बॉबी देख लेता कि लॉकर से मोबाइल मिसिंग है। अब ली पैनी से कहता है कि उस मोबाइल के पीछे जो फोटो थी ना उसमें एक छोटी बच्ची भी थी, हमें उसका पता लगाना होगा। यहाँ से दोस्तों उस हॉस्पिटल को दिखाते हैं जहाँ पर जिना का भाई है। पैनी ने अपने असिस्टेंट को वहाँ भेजा होता है ताकि वो जिना की असलियत का पता लगा पाए। असल में जिना ने अपना नाम बदलकर डोडो ग्रुप ज्वाइन किया था, उसने अपने भाई का नाम भी कुछ और ही बताया था। तो बस पैनी कंफर्म करना चाहती है कि क्या ये उसी जिना का भाई है जो दोस्तों स्टार्टिंग में ली के घर पर नौकर थी। याद है ना आपको कि भूल गए पहला एपिसोड। अब पैनी का असिस्टेंट जिना के भाई के बेड के पास पहुंच जाता है तो वहाँ कोई और ही नाम लिखा होता है, पर असिस्टेंट उसका असली नाम पुकारता है तो वो कहता है हाँ ये मैं ही हूँ, बोले क्या चाहिए आपको। असिस्टेंट को यकीन हो जाता है कि ये जिना का भाई है और इसकी बहन जो डोडो ग्रुप में काम कर रही है वो वही जिना है जो कई साल पहले ली के घर में काम करती थी। दूसरी ओर जिना को दिखाते हैं जो दूसरे हॉस्पिटल में है जहाँ केन्या की बेटी का ट्रीटमेंट चल रहा है। वो बच्ची बहुत दुखी होती है कि मेरी मम्मी को अरेस्ट क्यों किया गया, उन्होंने कोई गलती नहीं की है। जिना उसे दिलासा देती है कि बेटी मम्मी को वो जल्दी छोड़ देंगे, तुम डरो मत। इतने में दोस्तों ली वहाँ पर आ जाता है। जिना पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो कहता है कि वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? दोस्तों बाहर पैनी खड़ी होती है और तब उसका असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है कि इस हॉस्पिटल में जो लड़का है वो जिना का भाई है, मतलब वो असल में जिना ही है जिसको ली ढूंढ रहा है। दोस्तों आपको तो पता है ना, ली को नहीं पता कि ये वही जिना है जो मेरे ऑफिस में काम करती थी। इतने में ली और जिना बाहर आ जाते हैं और जिना को देखकर पैनी शॉक। ली पूछता है तुम इसे इतना घूर क्यों रही हो? जिना के भी कुछ समझ में नहीं आता। और यहाँ पर होता है पार्ट 11 का दी एंड। इंतजार कीजिए पार्ट 11 का, और आगे के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो सीरीज की वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।